This video is on the electrical charges and field. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो वी नो कि द मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है, और एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं. एक तो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है. और किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. इन एटम ऑलवेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जितना एटम में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन्स की वजह से, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये किस पे चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. इसी तरह से एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है. अब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे हमने कोई एलिमेंट लिया 2311 सोडियम, तो यहाँ पे नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर आता है, यहाँ एटॉमिक मास आता है. अब इसमें एटॉमिक नंबर 11 है इसका, यानी कि प्रोटॉन्स भी इसमें 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो गए, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें 23 - 11 = 12. अब क्योंकि इसमें प्रोटॉन 11 है तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा -11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब अगर हम इस पे नेट चार्ज निकालेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है. तो एटम पे नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया. यानी कि एटम जो है न्यूट्रल होता है. अब अगर हम किसी एटम में चार्ज लाना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो हम पहला मेथड तो ये हो गया, वी ऐड और रिमूव प्रोटॉन्स. या तो हम बेटा प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करें, या दूसरी चीज़ हमारे पास ये मेथड है कि हम ऐड या रिमूव करें इलेक्ट्रॉन्स को. अब प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स. और नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूट्रल फोर्स. अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ऐड करना इजी होता है, इसलिए जो आसान मेथड है वो ये मेथड है. जो सेकंड मेथड इज़ अ इजी मेथड. इसलिए जब भी हमें एटम में चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे. किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अगर कोई सब्सटेंस अपने आप में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर कोई सब्सटेंस अपने आप से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इससे क्लियर है कि चार्जेस दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया. अब जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की. लेकिन अगर अब हम इसको मेज़र करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, उनके बीच में
कितना फोर्स है, इसको हम मेज़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है। अब क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इनके बीच में दो भी चार्ज होगा, उसका मैग्नीट्यूड होता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो इनके चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो भी डिस्टेंस है इनके बीच का R उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यहाँ पे K आ गया, तो अब फोर्स हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो K है इसकी वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पे। ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम है। अगर इनके बीच में एयर या वैक्यूम है तो उसको हम लोग फ्री स्पेस भी बोलते हैं। अगर एयर या वैक्यूम है उस केस में K की वैल्यू हो जाती है 1/4 एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मीडियम हुआ, इसके अलावा कोई और मीडियम हो जाए तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाती है 1/4 एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन R × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यानी कि पहला वाला जो फॉर्मूला है जिसमें 1/4 एप्सिलॉन 0 आ रहा है वो तब होगा जब एरिया वैक्यूम में। तो किसी और मीडियम में मैंने बताया फोर्स हो गया, जैसे उसको हम FM से डिनोट कर रहे हैं, फोर्स इन मीडियम, तो उसका फॉर्मूला आ गया FM = 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन R को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम K भी बोलते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा जाता है। तो एप्सिलॉन R ये K का फॉर्मूला हो गया, एप्सिलॉन R ये K का फॉर्मूला। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन 0 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 × K। तो यानी कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी हो जाएगी उसके दो फॉर्मूला हो गए, या तो रिलेटिव या तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम हो गया उसका फॉर्मूला हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई × 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने देखा था जो फोर्स इन मीडियम था उसका फॉर्मूला आया था 1/4 एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर मैं एयर में लिखूं, फॉर एयर या वैक्यूम,
अगर ये फॉर्मूला मैं एरिया वैक्यूम के लिए लिखूँगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर हमारा 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया वैक्यूम के लिए 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये डिनोट कर रहा है फोर्स इन मीडियम, और इक्वेशन नंबर 2 डिनोट कर रहा है फोर्स इन वैक्यूम। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर लिया, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन 0 भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर ऊपर पहुंच गया, या इसको हम के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें के का फॉर्मूला एक और मिल गया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। एक एप्सिलॉन 0 या के का फॉर्मूला तो हमने ऊपर देखा था, वो था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एक फॉर्मूला हमें यहाँ और मिल गया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमारे 2 फॉर्मूला आ गए यहाँ से। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। दोनों फोर्स हैं, चाहे हम एप्सिलॉन 0 चाहे हम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गए, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, तो के विल हैव नो यूनिट। अगर हमें कभी ये कहा जाए कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो हमें बताया मैंने फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको शो करने के लिए हम एरो बनाएंगे एफ के ऊपर, तो हमें यहाँ एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर, जब भी हमें किसी वेक्टर का लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्म होता है वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। तो हमारे पास एफ कितना आ जाएगा, एफ का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अब आर क्यूब, और यहाँ वेक्टर आर आ गया। तो दिस इज नोन एज द वेक्टर लॉ इन, इसको हम कह सकते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ कूलम्स लॉ की मदद से हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 चार्जेस हैं, मान लीजिए एक Q1 है Q2 है, ये कूलम, ये चार्ज भी 1 कूलम का, ये चार्ज भी 1 कूलम का है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 1 मीटर है। तब इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁹। चार्ज की यूनिट है, चार्ज की वैल्यू हमने लिए 1 कूलम, तो 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस हमने 1 मीटर लिया है, तो फोर्स हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहाँ से हम 1 कूलम को डेफिनेशन दे सकते हैं कि 1 कूलम वो चार्ज है जिसको कि अगर हम एक दूसरे चार्ज 1 कूलम के चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट कर लें, तो उनके बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम इज दैट चार्ज which when separated from another charge of 1 coulomb at a distance of 1 meter experiences a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस 2 तरह के हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है क्योंकि मास एक ही तरह का होता है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मास एक ही तरह का होता है। अब करंट का फॉर्मूला हमें पता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम डिनोट करते हैं Q/T से। और ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्व होता है और चार्ज क्वांटाइज होता है। एडिटिव का मतलब चार्ज सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हमें किसी सिस्टम पे टोटल चार्ज निकालना है तो हम चार्ज को सिंपल ऐड कर देंगे। कंजर्व का मतलब जब भी कोई रिएक्शन होगा
तो टोटल जो इनिशियल चार्ज होगा रिएक्शन से पहले, आफ्टर द रिएक्शन भी सेम होगा, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रही है। और लास्ट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब बताया था मैंने कि हमारे पास एक ऐसा स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में जो कि इलेक्ट्रॉन पे है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इससे कोई छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तभी हमने यहाँ n इंटू ई लिखा है। तो I का फॉर्मूला आ गया n इंटू ई अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू n इंटू ई अपॉन टी। तो इसमें कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे न्यूमेरिकल आता है छोटा, स्मॉल। अब करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो 1 एम्पियर ध्यान रखिएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड हो गया। और करंट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि हम करंट को डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि करंट जो होती है ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है। जैसे आपके पास 2 वायर हैं, इसमें 3 एम्पियर है करंट है, इसमें 4 एम्पियर है। आपको टोटल हमेशा 4 एम्पियर, टोटल आपको हमेशा 7 एम्पियर करंट मिलेगी, चाहे इन वायर्स के बीच में एंगल कुछ भी हो। अगर ये रिजल्टेंट जो है एंगल पे डिपेंड कर रहा होता तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होती। तो करंट ऑलवेज रिमेंबर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि हम इसको डायरेक्शन देते हैं। और ये जो करंट की यूनिट है एम्पियर, ये फंडामेंटल हमारे एसआई सिस्टम है उसमें एक फंडामेंटल यूनिट है। इसीलिए हम जितनी भी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स निकालेंगे, जैसे हम कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होती है किसी चार्ज के अराउंड जहाँ तक कि उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। सपोज हमारे पास कोई भी एक चार्ज क्यू है, अब इसका इफेक्ट यहाँ तक महसूस किया जा रहा है, इस सपोज ये स्पेस है जहाँ तक इसका इफेक्ट को महसूस किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ चार्ज up to where the effect of the charge can be experienced is known as the electric field। और एक इसका क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वालिटेटिव कंसेप्ट का मतलब हम इलेक्ट्रिक को शो कैसे करते हैं? तो हम शो करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की मदद से। वी शो द इलेक्ट्रिक लाइंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मेज़र करना है तो हम लोग एक क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके टर्म्स में मेज़र करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारे पास मैंने बताया था ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। अब सपोज हमने यहाँ पे एक यूनिट चार्ज ले लिया Q0, सपोज 1 कूलम का चार्ज ले लिया। तो अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन चार्ज। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को कंसिडर करूं, सपोज मैंने चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q0, इनके बीच का डिस्टेंस कितना R है, तो इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R²। यह मानते हुए कि इनके बीच में एरिया वैक्यूम है, हमने माना है कि इसके बीच में फ्री स्पेस है। अब F तो का फॉर्मूला तो ये आ गया, तो हमारा E कितना आ जाएगा? E का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R² R कैप डिवाइडेड बाई Q0। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E का फॉर्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। This is also known as the electric field intensity due to a point charge। इसको हम क्या बोलते हैं? ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इसकी यूनिट हो जाएगी, इसका फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। और एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ई एफ अपॉन क्यू है। अब एफ वेक्टर क्वांटिटी, क्यू स्केलर क्वांटिटी। एफ कैसी क्वांटिटी? वेक्टर है, क्यू स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती हैं और ये निगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती हैं दे आर जस्ट इमेजनरी। ऐसा कुछ सचमुच में एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए बनाई जाती है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरी इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहीं पे कंसनट्रेटेड होंगी, कंसनट्रेटेड मतलब ज़्यादा है। जैसे सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दूर दूर है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि किस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसकी कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो इस वाले की, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा क्राउडेड होंगी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। फिर एक टर्म और होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये देखा जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो एक जैसे चार्जेज हैं, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो देखा जाता है इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे इसको मैं ए चार्ज मान लूँ, इसको बी चार्ज मान लूँ, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो ए चार्ज है, मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ई है, ये बी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ई बी। तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ए की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं ई ए से डिनोट कर रहा हूँ, वो बी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। और क्योंकि ये अपोजिटली डायरेक्टेड हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट इज़ अ पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द सेम टाइप where the electric field due to one charge cancels the electric field due to the other charge. So the net electric field will become zero. एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं होती। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, बट दे आर नॉट क्लोज्ड कर्व। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक ख़त्म हो गई। आगे जब हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड कर्व होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली शो करते हैं, और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक F/Q0 हो गया। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1/4ε0 Q/r²। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल। डाइपोल हमें पता है एक कम्बिनेशन होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू का चार्ज है, माइनस क्यू का, बीच का डिस्टेंस 2l है।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन एटम में क्या होता है। हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे डिस्टेंस, दोनों पे चार्ज बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 0.53 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो ये डाइपोल, जो डाइपोल का सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन एटम हो गया। अब डाइपोल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला Q इंटू 2L। इस पी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। इसको dy यूनिट भी बोलते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक कम्बिनेशन हो गया दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो कुछ फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। चार्ज हमने +Q और -Q मान लिया, डिस्टेंस 2L मान लिया इनके बीच में। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो डाइपोल का हाइड्रोजन एटम है। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसकी यूनिट क्या है? कूलम मीटर या dy यूनिट। न्यूमेरिकल्स के लिए पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, जैसे हमारे पास डाइपोल है, ये +Q चार्ज है, -Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। ये ओ मिड पॉइंट है। अब हमें किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना R है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे सपोज पॉइंट को हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिएगा डाइपोल का 1/4πε0 2πr/r² - L² का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसका एक स्पेशल केस है, अगर हम R को L से बहुत ज़्यादा मान लें, अगर जो डिस्टेंस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसका डिस्टेंस डाइपोल की लेंथ से बहुत ज़्यादा है, तो हम पे L को इग्नोर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा EAX मतलब एक्सियल एक्सिस, तो 1/4ε0 2p/r³। इसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, डेरिवेशन के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जो है इसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है उसमें देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल, इनके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के एक्सियल और इक्वेटोरियल एक्सिस के। ये सपोज हमारे पास कोई डाइपोल है, ये +Q है, ये -Q है, ये आपका A चार्ज है, ये B चार्ज है। डाइपोल की लेंथ कितनी है? L है, 2L है, सॉरी, ये L, ये R है। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? एंगल 90 है, तो हो जाएगा √r² + L² √r² + L²। तब अगर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालनी है तो E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हो जाता है 1/4ε0 p/r² + L² की पावर 3/2। तो अगर RL से बहुत ज़्यादा है तो E इक्वेटोरियल हो जाएगा 1/4ε0 p/r³। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल एक्सिस में वो हाफ है ऑन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट लास्ट टेस्ट में टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने कोई डाइपोल है इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा।
जैसे हमारे पास एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसमें हमने क्या रख दिया, डायपोल को रख दिया। अब डायपोल आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, एक नेगेटिव चार्ज का। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्ग लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो F1, अगर मैं इसको F1 मान लूँ, पॉजिटिव चार्ज के फोर्स को, इसको नेगेटिव चार्ज मान लूँ, तो F1 हो जाएगा Q इंटू ई। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई, लेकिन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी दोनों फोर्सेस आप देख रहे हो इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। तो दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई डाइपोल है, उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। अगेन डेरिवेशन के लिए आप इस वीडियो, एक दूसरा वीडियो इस चैनल पे जिसको आप देख सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE sin थीटा, यानी कि टॉर्क को लिख सकते हैं हम P क्रॉस E। और ध्यान रखिएगा टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन होगी। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई डाइपोल है, उसको आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो ध्यान रखिएगा नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कुछ मान लो E इंटू Q1 लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू E2 लग रहा है। अब यहाँ पे E1 और E2 अलग हो गई हैं, तो अब नेट फोर्स जो हो जाएगा QE1 माइनस, सपोज QE2 है, QE1 माइनस Q2, QE1 माइनस Q2, तो इस केस में वो 0 नहीं होगा।